प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहले यूएस के प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ट्रम्प के बारे में कुछ जानेंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद निप्पॉन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप लोग के काफ़ी क्वेरीज आ रहे थे कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया है तो क्या वहाँ के जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उस पर क्या इसका कोई फ़र्क पड़ सकता है, इसको कवर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में स्टॉक रिलेटेड एक काफ़ी अच्छा क्वेरी है आप लोग का कि अगर एक ऐसा कंपनी है जिसमें प्रमोटर का होल्डिंग 0% का है तो क्या उस तरह की कंपनीज़ में या स्टॉक्स में हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एज ऑलवेज इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस तो ठीक है, कल तो बुरी तरह से गिरा था और आज अच्छा खासा रिकवरी आया है ना। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी जगह ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रहा है। ज़्यादातर सेक्टर्स और थीम का ही परफॉर्मेंस ठीक है। देखिए कल के वीडियोस को अगर आपने वॉच किया ना, कल के वीडियो में भी मैंने क्लियरली बताया था कि नी जर्क रिएक्शन है ये, क्योंकि ये जो नया वायरस आया है ना, तो मतलब नया वायरस आया है जिसके बारे में पता चला केसेस आ रहे हैं, ये नया है नहीं, ये काफ़ी पुराना वायरस है। इसके केसेस वर्ल्ड वाइड पहले भी मिल चुके हैं। कोरोना वायरस के साथ क्या था कि वो बिल्कुल नया था, उसके बारे में डॉक्टर्स या साइंटिस्ट को पता नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे फिर उसका पता लगाया गया, फिर उसका वैक्सीन बनाया गया, उस समय टाइम लगा, ठीक है। ऐसे इसको देखिए। और ये जो वायरस है इसके बारे में पहले से साइंटिस्ट्स को या फिर डॉक्टर्स को जानकारी है और इसके केसेस पहले से हो रहे हैं, तो इसका इम्यूनिटी ऑलरेडी है हमारे अंदर। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आइडली नहीं होना चाहिए और इसीलिए स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस भी आज देखें आप ठीक है। सबसे पहले ट्रम्प से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपने अगर ध्यान दिया होगा ना तो कल यूरोपियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर था, स्टॉक मार्केट्स का, और उनका जो करेंसी है वो भी थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ था। और यूएस डॉलर्स को अगर आप देखें तो थोड़ा वीक हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? वो इसलिए क्योंकि जो ट्रम्प का टीम है ना, क्योंकि उनका टीम तो ऑलरेडी काम कर रहा है, वो प्रेसिडेंट नहीं बने अभी, लेकिन उनका टीम पूरा काम कर रहा है कि भाई जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे तो क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, काम चल रहा है। तो वहाँ पे उनके तरफ से एक हिंट मिला है कि जैसे ट्रम्प बोल रहे थे इलेक्शन के टाइम ना कि भाई सभी पे इम्पोर्ट टैरिफ लगा देंगे, सारे कंट्रीज़ पे 10%, मैक्सिको और कनाडा पे 25%। तो वहाँ पे अब लग रहा है कि ऐसा शायद नहीं हो। जो भी क्रिटिकल चीज़ें हैं यूएस के लिए ना, मतलब उनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए जिनका इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे शायद से लगे और बाकी दूसरे चीज़ों में या तो नहीं लगे या फिर कम लगे। जिस तरह का बोल रहे थे शायद उस तरह का नहीं हो। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसीलिए यूरोपियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा था, क्योंकि टैरिफ लगता तो वहाँ भी लगता, सभी जगह लगता। तो ये एक अच्छी खबर है। इसके बाद इंडिया के लिए एक अच्छी खबर शायद ये हो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। मतलब इंडिया के लिए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वो, और मोस्टली ऑफकोर्स उनके पार्टी में ही लोग उनके खिलाफ थे। और दूसरा यूएस से टर्म्स उनके ख़राब हो गए थे ना, जब तक बाइडेन है तब तक तो ठीक है, उनका चल रहा था, लेकिन अब तो ट्रम्प आने वाले हैं ना, ट्रम्प से उनके टर्म्स अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए मौका देखकर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो इंडिया के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। अगर इंडियन इकनॉमी को देखें तो देखिए सर्विस एक्टिविटी ना, HSBC PMI सर्वे का जो इंडिया सर्विस एक्टिविटी है वो 4 मंथ हाई पे आया, 59.3 दिसंबर में, जो कि अच्छा है। 4 मंथ हाई है और 59 देखिए 50+ अगर PMI का नंबर आता है ना, मतलब कि एक्सपैंड कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का भी आता है, सर्विसेज का भी आता है, एक्सपैंड कर रहा है। 50 से नीचे है मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और 50 से जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो 59.3 अच्छा फिगर माना जाएगा। और रेलवे कैपेक्स का एक डेटा आया है ना, 2 लाख करोड़ का ऑलरेडी गवर्नमेंट यहाँ पे खर्च कर चुकी है रेलवेज़ में, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये टोटल जो एलोकेशन था 2025 का, वो 76% गवर्नमेंट ऑलरेडी खर्च कर चुकी है। तो ये अच्छी खबर है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर चल रहा है। इसके बाद निप्पॉन से रिलेटेड आप लोग के क्वेरीज थे ना कि निप्पॉन में देखिए न्यूज़ आया था ना कि अबाउट 1830 करोड़ का इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया है। तो डूब गया इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए निप्पॉन म्यूचुअल फंड पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था, तो ये नाम कुछ सालों पहले ही चेंज हुआ, क्योंकि पहले ये ना अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप कंपनी का पार्ट था और रिलायंस कैपिटल का पार्ट था। तो उस समय इन्होंने यस बैंक के एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स में, जिसे परपेचुअल बॉन्ड बोलते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। और यस बैंक में जब प्रॉब्लम आया तो ये टियर 1 इक्विटी का पार्ट होता है परपेचुअल बॉन्ड। तो सबसे पहले तो देखिए किसी भी अगर कंपनी में प्रॉब्लम आएगा ना, जैसे बैंक, यस बैंक एक बैंक था, तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपका इक्विटी गया, क्योंकि आपने उसके शेयर्स में इन्वेस्ट किया, मतलब कि आप मालिक हैं, आपके पास एक शेयर भी है
तो आपको छोटे मालिक हैं, लेकिन आप भी मालिक हैं, और जिसके पास ज़्यादा शेयर है वो बड़ा मालिक है। तो सबसे पहले तो आपका जो शेयर है वो बुरी तरह से हिट होता है। जैसे किसी कंपनी का शेयर प्राइस 300-400 रुपीज़ है, उसमें प्रॉब्लम आ गया तो पूरा गिर के वो ना 5-10 रुपीज़ हो जाता है कभी कभी, तो ये गया। उसके बाद जो परपेचुअल बॉन्ड्स हैं ना, वो भी इक्विटी के बाद उनका प्रेसिडेंस आता है, तो वो भी मोस्टली अगर प्रॉब्लम आया तो ज़्यादातर केसेस में पे आउट नहीं होता है। तो यस बैंक के केस में यही हुआ। यस बैंक ने बोला कि भाई मेरे पास अब पैसा नहीं है, मैं पे नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो ATI बॉन्ड्स है ना, पूरा का पूरा पैसा जिसने भी इन्वेस्ट किया, सिर्फ निपॉन ने नहीं, जिसने भी इन्वेस्ट किया उनका पैसा डूब गया। तो यहाँ पर रिलायंस म्यूचुअल फंड ने 1830 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। तो ऑफकोर्स ये खुद के पॉकेट से तो इन्वेस्टमेंट किया नहीं था, मतलब हमारे जैसे इन्वेस्टर्स ने जो उनके डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसी का पैसा, एक पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, जो कि पूरा का पूरा मतलब क्यूमुलेटिव लॉस जो टोटल है वो सेबी की तरफ से फिगर आया है, ये पैसा डूब गया। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है। देखिए, एक तो कुछ लोग बोल सकते हैं ना भाई इन्वेस्टमेंट किया, अब वो इन्वेस्टमेंट गलत हो गया, तो ठीक है भाई, ऐसा कभी कभी होता है। सेबी की तरफ से क्या बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे गलती क्या हुई है ना, कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस बैंक और रिलायंस म्यूचुअल फंड, पहले तो रिलायंस था, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों ने मिलकर कुछ ट्रांजेक्शंस किए। एक होता है ना प्री डिसाइडेड कि भाई मैं तुम्हारा मदद करूँगा, तुम मेरी मदद करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी गलत नहीं है, आप बोल सकते हैं भाई ठीक है, कंपनीज तो ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि भाई इन्वेस्टर का पैसा डूब गया। तुम एक दूसरे की मदद करो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर का पैसा तो नहीं डुबा सकते हो ना। तो यहाँ पे एक तो ये है कि भाई निपॉन म्यूचुअल फंड का, ये मतलब रिलायंस म्यूचुअल फंड का ये पैसा डूब गया। उसके बाद इसमें CBI और सेबी दोनों का जांच चल रहा है। तो सिर्फ यही एक ट्रांजैक्शन नहीं, इसके अलावा और भी ट्रांजैक्शंस हैं। देखिए, एक है निपॉन इंडिया का, मतलब रिलायंस म्यूचुअल फंड समझे, 950 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया था NCDs ऑफ मॉर्गन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और ये कंपनी लिंक्ड है राणा कपूर फैमिली, जो कि ओनर थे यस बैंक के ना, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये है। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि ये जो उन्होंने 1830 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था ना रिलायंस म्यूचुअल फंड ने, तो उसमें उन्हें 88.60 करोड़ का मैनेजमेंट फ़ी मिला था इस ट्रांजेक्शन में। तो ये कंपनी को फ़ायदा हुआ 88.60 करोड़। यस बैंक के ATI बॉन्ड्स में सिर्फ रिलायंस म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, बल्कि रिलायंस कैपिटल के अंतर्गत जो दूसरी कंपनीज हैं उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया, और टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था 2850 करोड़ का। और मार्च 2020 में जब रीस्ट्रक्चरिंग हुआ यस बैंक का ना, तो पूरा का पूरा पैसा डूब गया। इन्होंने बोला कि पैसा अब नहीं लौटा पाएंगे, परपेचुअल बॉन्ड का वो गया। तो यहाँ पे देखिए यस बैंक ने क्या हेल्प किया था। तो यस बैंक ने जैन 2017 में 500 करोड़ का फैसिलिटी दिया था रिलायंस होम फाइनेंस को, कैश क्रेडिट और वर्किंग कैपिटल लोन, और साथ ही इन्वेस्टमेंट इन देयर NCDs, उनका भी कुछ NCD होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया था। और उसके बाद अक्टूबर 2017 में यस बैंक ने एडिशनल 2900 करोड़ का फंडिंग प्रोवाइड किया था। इन्वेस्टमेंट किया था NCDs, और वो जो NCDs थे किसके द्वारा इशू किया गया था, तो रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस। तो इशू यहाँ पे ये है कि भाई ऐसा लगता है, मतलब सेबी का बोलना है, वो जांच चल रहा है अभी, कि भाई इन दोनों ने पहले से डिसाइड किया कि तुम मेरे में इन्वेस्टमेंट करो, तुम मेरा हेल्प करो और मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, उस तरह से किया गया, ठीक है। और वहाँ पे शायद क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, कि ऐसा नहीं देखा गया कि भाई जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ पब्लिक का मनी है तो क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, बाद में प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं। तो सेबी ने जो एलिगेशन लगाया वो यही बोला कि एक तो भाई हमने जांच किया, उसमें लग रहा है कि तुमने ऐसा किया है, सेबी की तरफ से ये बोला गया है। तो सेबी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो तुमने मैनेजमेंट फ़ी लिया था ना, 88 करोड़ के आसपास का मैनेजमेंट फ़ी मिला है, तो एक तो वो तुम्हें देना पड़ेगा वापस, और दूसरा एक सुटेबल पीरियड के लिए हो सकता है कि हम तुम्हें सस्पेंड भी कर दें, ठीक है। तो ये दोनों बात सेबी ने बोला है। ऑफकोर्स यहाँ पे सेबी ने बोला, उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से रिप्लाई जाएगा, रिप्लाई के बाद फिर से सेबी उसे अच्छी तरह से स्टडी करेगा और फिर फाइनल वर्डिक्ट आएगा, तो उसका वेट करना पड़ेगा, टाइम लगता है, इमीडिएटली सब होता नहीं। तो ये सब है। तो देखिए ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी पहले हो चुका है, और मोस्टली डेट म्यूचुअल फंड्स ही इसमें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तो इस तरह के बॉन्ड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं। और जो भी डैमेज होना था वो सब हो चुका है पहले, अनफॉर्चुनेट है लेकिन वो पहले हो चुका है। इधर के जो स्कीम्स हैं
उस पे इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट ये आप बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है कि सेबी का क्या ऑर्डर आता है। मान लीजिए बोल रहा है कि सस्पेंड कर देंगे सूटेबल पीरियड का, तो किस तरह का सस्पेंशन आएगा वो देखना होगा, ठीक है। तो थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, नो डाउट, कि भाई सेबी फाइनली क्या वर्डिक्ट लेकर आता है। लेकिन हाँ, सेबी जो भी ऑर्डर लाएगा ना, एटलीस्ट ये ध्यान में रखेगा कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उसके ऊपर उसका कोई नेगेटिव असर ना पड़ जाए, ये भी ध्यान में रखना है ना। तो सेबी ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो उसको देखते हुए मोस्टली इश्यूज़ नहीं लगते हैं। जो गलती होना था हो चुका है ऑलरेडी, ऑफ कोर्स, और उसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए, और सेबी मोस्टली पनिश करेगा भी। तो ये था निपॉन म्यूचुअल फंड। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा आप लोगों का क्वेरी आया था ना, जैसे कि अगर एक कंपनी है जिसमें कि प्रमोटर होल्डिंग 0% है, जैसे जोमेटो आपने एग्जांपल लिया है, या फिर HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक, इस तरह यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपने पूछा है कि भाई इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। तो देखिए, जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि प्रमोटर होल्डिंग अगर कम है, ज़ीरो के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो फंडामेंटल्स आप चेक करोगे कंपनी का। तो लास्ट कई वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया ना, वो सब डिटेल्स आप चेक करोगे। अगर वो सब सही है, ठीक है, और कंपनी थोड़ी बड़ी कंपनी है, और उसमें DIIs का भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और FIIs का भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और ये जो DIIs और FIIs है वेल नोन है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है। वो तो आपको सिंपली पता चल जाएगा ना, चेक करेंगे उसका शेयर होल्डिंग। तो वहाँ पे कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, प्रमोटर होल्डिंग में प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, छोटी छोटी कंपनीज़ ना, मार्केट कैप वाइज बहुत छोटी कंपनीज़, और वहाँ पे ना DIIs है ना FIIs हैं, सिर्फ पब्लिक में वो पूरा का पूरा बेचा हुआ है। फाइनेंशियल भी कुछ है नहीं, 1-2 साल का या फिर 1-2 क्वार्टर का फाइनेंशियल सिर्फ दिखाया गया, बाकी सब या तो ज़ीरो है, नेगेटिव है। तो मोस्टली सबसे पहले आप फाइनेंशियल देखेंगे ना, उससे ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। और उसके बाद होल्डिंग में देखते हैं कि अगर एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े DIIs और FIIs ने इन्वेस्टमेंट किया, तो देखिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ना, वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। जो CEO होगा या फिर CFO होगा या फिर डायरेक्टर्स होंगे, वो सब वेल नोन नेम्स होंगे। तो अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप उनका एक बार बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कि भाई जो CEO है कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ काम किया, वो सब आपको तुरंत मिल जाएगा ना, कोई बड़ी बात नहीं। उससे आपको एक कंफर्ट मिलेगा। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर बड़ी कंपनी है, सालों से है, फंडामेंटल्स अच्छा चल रहा है, कंपनी को अच्छा से चलाया जा रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, और जो टीम है जो कि उसको चला रहा है, वेल एक्सपीरियंस टीम है, सालों का एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा काम भी कर रहा है, क्योंकि काम कर रहा है तभी तो फाइनेंशियल अच्छा है, तो वहाँ पे कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम होता है छोटी मोटी कंपनीज, छोटे मार्केट कैप वाली कंपनीज, और वहाँ उस तरह की कंपनी जहाँ के DIIs भी नहीं है, FIIs भी नहीं है, पूरा पूरा पब्लिक के पास है, वो तो पूरा बहुत बहुत रिस्की है। मोस्टली उस तरह के ही स्टॉक्स में ना पंप एंड डंप जो कई बार हमने डिस्कस किया होता है, तो वहाँ पे आप ध्यान में रखें। एक और इससे ही रिलेटेड अच्छा क्वेरी है कि देखिए, यहाँ पे FIIs का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो जब FIIs बेचेंगे तो स्टॉक गिरेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जैसे HDFC का नाम आपने लिखा ना, तो सिर्फ HDFC आपने जैसे रिलायंस देख ही लेना, उसमें तो 50% प्लस का प्रमोटर होल्डिंग है, अगर आप देखेंगे तो वो भी तो बुरी तरह से गिर रहा है, ठीक है। तो वैसे कोरिलेट करके देखना सही नहीं होगा, क्योंकि FIIs जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं उसमें FIIs का अच्छा, अगर अच्छी क्वालिटी की कंपनी है तो FIIs का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा ही। और देखिए, जब वो पैसा निकालेंगे तो सारी कंपनीज ही गिरेंगी, ठीक है, जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट है सभी कुछ गिरेगा। लेकिन अगर क्वालिटी अच्छा है तो वो शॉर्ट टर्म हिकअप्स है, ठीक है। अगर कंपनी ठीक ठाक कर रहा है, फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट अच्छा लग रहा है, तो फिर से सभी वापस आएंगे और फिर से इन्वेस्टमेंट होगा और फिर से ऊपर जाएगा। देखिए, HDFC बैंक अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ तो प्रॉब्लम चल रहा था ना, मतलब मर्जर हुआ, उसके कारण थोड़े प्रॉब्लम्स हुए हैं, और इसीलिए मतलब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था उसके बाद प्रॉब्लम आया। लेकिन ICICI बैंक रिलेटिवली परफॉर्मेंस ठीक है, तो उसका तो थोड़ा बहुत रिटर्न आया है ना, उस तरह से आप देखें। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। मैं आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगा उन्हें आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।